हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 300। यह एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी जो कि एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है, उसके हाथ में एक बच्चा होता है। इस पहाड़ की चोटी के नीचे हमें यह देखने को मिलता है कि कई सारे बच्चों के कंकाल पड़े होते हैं। अब ये बूढ़ा आदमी उस बच्चे को देख रहा होता है कि कहीं ये बच्चा फिजिकली तौर पर वीक तो नहीं है, यानी कि ये बच्चा लंगड़ा लूला तो नहीं है, क्योंकि स्पार्टा में ऐसे कमज़ोर बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। स्पार्टा में अगर कोई बच्चा फिजिकली वीक पैदा होता है तो उसे बचपन में ही मार दिया जाता है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि स्पार्टा का होने वाला राजा लियोनाइडस होता है। अब जब लियोनाइडस 7 साल के हो जाते हैं तब उनकी योद्धा बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ये ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि कोई आम बच्चा इस ट्रेनिंग को नहीं कर पाएगा। इसके बाद लियोनाइडस को घर से बाहर जंगल में भेज दिया जाता है। अब एक रात जब लियोनाइडस जंगल में अकेला रात को सरवाइव कर रहा होता है तब इसके सामने एक खूंखार भेड़िया आ जाता है, लेकिन यहाँ लियोनाइडस उस भेड़िए को बड़ी ही चतुराई से मार देता है। अब जब लियोनाइडस उस खतरनाक जंगल से वापस आते हैं तब उन्हें स्पार्टा का राजा बना दिया जाता है। अब कई सालों बाद एक दिन एक पारसी दूत स्पार्टा में आता है और वो लियोनाइडस के पास एक संदेश लेकर आता है कि वो उसे ज़मीन और पानी दोनों दे दें। इसके बाद वो उसे बताता है कि ये ऑर्डर उसके राजा जर्क्सीस का होता है। दोस्तों, जर्क्सीस जो कि पारस का राजा होता है, उसके पास इतनी बड़ी सेना होती है कि वो किसी भी देश पर कब्जा कर सकता है। इसके बाद वो पारसी दूत राजा लियोनाइडस और उसकी पत्नी का अपमान करता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम सब राजा जर्क्सीस की अधीनता को स्वीकार कर लो। इसके बाद लियोनाइडस को यह अपमान बर्दाश्त नहीं होता और वो उस दूत को कुएं में धक्का देकर मार देता है, जिसका साफ सीधा यह अर्थ होता है कि उसे उनकी अधीनता स्वीकार नहीं है। इसके बाद राजा लियोनाइडस को यह पता होता है कि पर्शिया की सेना बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो यूनान पर अटैक करने ज़रूर आएगी, जिस पे सबसे पहले वो स्पार्टा पर हमला करेंगे। इसलिए राजा लियोनाइडस भी उनसे युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन राजा लियोनाइडस खुद राजा होकर भी अपनी मर्जी से युद्ध करने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि इसके लिए उसे स्पार्टा के रीति रिवाजों के अनुसार उसे देवताओं के पुजारियों से आज्ञा लेनी पड़ेगी, जो कि ऑरेकल्स होते हैं। ऑरेकल्स वो लड़कियां होती हैं जो ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाती हैं। पर यहाँ पर कुछ बूढ़े और घिनौनी शक्ल वाले पखंडी लोग इन ऑरेकल्स को अपने वश में रखते हैं, यानी उन लड़कियों को अपने पास में रखते हैं और उनका शोषण भी करते हैं। अब जब राजा लियोनाइडस उनको युद्ध की रणनीति बता रहे होते हैं तभी वो कहते हैं कि पहले हमें कुछ चढ़ावा दो, जो कि उनकी रिश्वत होती है। इसके बाद राजा लियोनाइडस उनको रिश्वत के रूप में सोने के सिक्के देते हैं। अब वो ऑरेकल्स ईश्वर से संपर्क करती हैं, लेकिन यहाँ ये बूढ़े लोग कार्निया के त्यौहार का बहाना बनाते हैं और बताते हैं कि कार्निया के त्यौहार के बीच स्पार्टा कोई जंग नहीं लड़ता। लेकिन यहाँ राजा लियोनाइडस उनको गुस्से में बताता है कि अगर हमने ये युद्ध नहीं किया तो स्पार्टा के बच्चों और औरतों को गुलाम बना दिया जाएगा और स्पार्टा के हर एक इंसान को मार दिया जाएगा। इसके बाद राजा लियोनाइडस वहाँ से गुस्से में नाराज होकर चला जाता है। अब जब राजा लियोनाइडस यहाँ से चला जाता है तभी वहाँ जर्क्सीस के लोग आ जाते हैं और उन बूढ़े लोगों को बहुत सारे सोने के सिक्के देकर जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो सभी लोग लालच में आकर राजा लियोनाइडस को गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इनके साथ एक आदमी होता है जो कि स्पार्टा का सांसद थेरोन होता है। अब राजा अपने घर आ जाता है और वो एक गहरी सोच में होता है। तभी उसकी वाइफ यानी उसकी रानी उसे कहती है कि आप यहाँ एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक आज़ाद इंसान की तरह सोचें। राजा लियोनाइडस अपनी रानी की बात सुनकर अगले दिन स्पार्टा के 300 बेहतरीन योद्धाओं के साथ जंग में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये 300 योद्धा स्पार्टा के सबसे ताकतवर लोग होते हैं, जिनको ये पता होता है कि उनका मुकाबला पर्शिया के लाखों सिपाहियों के साथ होने वाला है। लेकिन ये 300 योद्धा मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते। अब जब ये सभी यहाँ से जाने वाले होते हैं तभी वहाँ थेरोन कुछ सांसदों को लेकर आ जाता है और वो कहते हैं कि ऑरेकल्स ने कह दिया है आपको जंग लड़ने नहीं जाना।
लेकिन यह लियोनाइडस उन सभी को यह कहता है कि मैं तो अपने साथियों के साथ टहलने जा रहा हूँ और ये 300 लोग मेरे अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड हैं। इसके बाद राजा अपनी रानी और अपने बच्चे से मिलकर उन 300 सिपाहियों के साथ लड़ने जंग में चले जाते हैं। अब जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं तब हमें दिखाई देता है कि एक आदमी इन पर नज़र रख रहा होता है। अब जब ये सब लोग जा रहे होते हैं तब राजा लियोनाइडस को रास्ते में एलाइस मिलता है, जो कि राजा को कहता है कि हम भी आपके साथ तैयार हैं जंग में जाने के लिए। लेकिन वहाँ वो सभी हैरान होते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि राजा सिर्फ 300 लोगों के साथ जंग लड़ने जा रहा है। तभी राजा लियोनाइडस उनके एक सैनिक से पूछता है कि तुम्हारा पेशा क्या है। तब वो सैनिक उनको बताता है कि मैं एक मूर्तिकार हूँ। फिर राजा लियोनाइडस दूसरे सैनिक से पूछता है कि तुम्हारा पेशा क्या है। तब वो बताता है कि मैं एक लोहार हूँ। अब यहाँ लियोनाइडस अपने सैनिकों से पूछता है कि स्पार्टन्स तुम्हारा पेशा क्या है। तब वो सभी बहुत तेज चिल्लाकर कहते हैं कि हमारा पेशा युद्ध करना है। तब राजा लियोनाइडस उनको कहता है कि देखा, मैं तुमसे ज़्यादा सैनिक लेकर आया हूँ। अब जब ये सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं तब वहाँ इनको एक गांव नज़र आता है, जहाँ का नज़ारा देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस जगह किसी ने आग लगा दी होती है और वहाँ के लोगों को मार दिया होता है। अब वहाँ एक बच्चा आता है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। जब वो लियोनाइडस के पास आता है तब वो बेहोश हो जाता है, लेकिन उस बच्चे ने लियोनाइडस को इतना बता दिया होता है कि यहाँ शैतान आए थे और उन सभी ने हमको मार दिया। तभी वहाँ खड़ा एक सैनिक कहता है कि हमने पर्शियन भूतों के बारे में सुना है और उनको मारा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ लियोनाइडस कहता है कि इसका फैसला हमारी तलवारें करेंगी। अब ये सभी लोग पैदल चलते चलते पहुँच जाते हैं समुद्र के किनारे, जहाँ इनके सामने पर्शिया की एक बहुत बड़ी सेना समुद्र में होती है। लेकिन कुदरती यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिसके बाद दुश्मन की सारी सेना उस समुद्र में डूब जाती है और इसके बाद सारे स्पार्टन्स जश्न मनाने लग जाते हैं, सिवाय एक के जो कि उनका राजा होता है, क्योंकि उसको यह अंदाज़ा हो जाता है कि ये तो एक सिर्फ छोटी सी टुकड़ी है पारस सेना की और अभी एक विशाल सेना का आना बाकी है। इधर राजा की पत्नी सांसदों से मिलकर पूरे स्पार्टा के लिए जंग की तैयारी कर रही होती है। इधर स्पार्टन्स एक दीवार बना रहे होते हैं जिसमें कि पत्थरों के साथ पारस के मरे हुए सैनिक भी होते हैं। तभी यहाँ एक पारस यानी कि पर्शिया का दूत आता है और उनको हार मानने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ एक स्पार्टन सैनिक होता है जो कि इसे साफ मना कर देता है। इसके बाद इसको बहुत गुस्सा आता है और ये अपना हंटर उठाता है और उस स्पार्टन सैनिक को मारने वाला होता है। तभी वो स्पार्टन सैनिक अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है। यहाँ लियोनाइडस अपने सेनापति से पूछ रहे होते हैं कि क्या कोई दूसरा रास्ता भी है स्पार्टा जाने के लिए, क्योंकि जो एकमात्र रास्ता होता है स्पार्टा जाने के लिए उसे तो इन्होंने घेराबंदी करके बंद कर दिया होता है। तभी वहाँ एफिल्टीज आता है। ये वही होता है जो स्टार्टिंग में इनका पीछा कर रहा होता है। तभी वो लियोनाइडस को बताता है कि एक रास्ता है जो स्पार्टा की तरफ जाता है। अब वो लियोनाइडस को यह भी बताता है कि वो भी एक स्पार्टन है, लेकिन जब वो पैदा हुआ था तब वो नॉर्मल नहीं था, इसलिए उसके माता पिता को वहाँ से उसे लेकर भागना पड़ा। ये लियोनाइडस को बताता है कि इसके पिता भी एक योद्धा थे और इसे भी अब इस लड़ाई में उनका साथ देना है। अब लियोनाइडस इसे कहता है कि तुम अपनी ढाल को अपने घुटनों से ऊपर उठाकर दिखाओ, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद लियोनाइडस उसे कहता है कि तुम इस जंग में लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन तुम घायल सैनिकों की मदद कर सकते हो। जिसके बाद इसको बहुत गुस्सा आता है और ये अपनी ढाल फेंक देता है और लियोनाइडस को कहता है कि तुम गलत हो। इसके बाद लियोनाइडस अपने सेनापति के पास आता है, पर तभी वहाँ अचानक से ज़मीन हिलने लग जाती है। लियोनाइडस का सेनापति कहता है कि शायद ये अर्थक्वेक है, पर लियोनाइडस कहता है कि नहीं कप्तान, ये ऐलान जंग है। अब अगले सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि पर्शिया की एक बहुत विशाल सेना इनकी तरफ आक्रमण करने के लिए बढ़ रही होती है और इधर लियोनाइडस और उसके 300 योद्धा भी बेखौफ खड़े होते हैं। अब लियोनाइडस सबको समझाता है कि किसी पर रहम नहीं करना। इधर पर्शिया का एक सैनिक स्पार्टन्स को हार मानने के लिए कहता है। तभी आसमान से एक स्पार्टन भाला उसकी छाती के आर पार हो जाता है, जिससे कि स्पार्टन्स ने बता दिया होता है कि वो हार नहीं मानेंगे।
अब यहाँ युद्ध शुरू हो जाता है और ये सभी स्पार्टन्स पर टूट जाते हैं, लेकिन स्पार्टन्स उन सभी पर ऐसा कहर बरसाते हैं कि उनकी एक भी नहीं जलती। इसके बाद राजा लियोनाइडस इस कदर लड़ाई करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वो युद्ध करने में कितने सक्षम होते हैं। लियोनाइडस और उसके 300 योद्धाओं ने यहाँ पर्शिया की सेना को धूल चटा दी होती है। बाकी बचे हुए पर्शियन सैनिकों को इन्होंने पहाड़ से नीचे फेंक कर मार दिया। अब इससे पहले कि ये लोग इस जीत का जश्न मनाते, तभी ये देखते हैं कि पर्शिया की एक और बहुत बड़ी सेना जिन्होंने कि हवा में तीर छोड़ दिए होते हैं जिससे आसमान में अंधेरा छा जाता है। लेकिन तभी ये स्पार्टन्स अपने भाले के सहारे उन तीरों से बच जाते हैं। यहाँ पर्शिया की सेना फिर से स्पार्टन्स की तरफ बढ़ती है। ये सेना भी उतनी ही बड़ी होती है जितनी कि पिछली बार आई होती है, लेकिन यहाँ भी इनकी एक नहीं चलती और इस विशाल सेना को भी स्पार्टन्स ने बहुत जल्दी धूल चटा दी होती है। और इसी के साथ जंग का पहला दिन समाप्त होता है जो कि स्पार्टन्स के नाम रहता है। यहाँ हैरानी वाली बात ये होती है कि पारस की सेना इतनी बड़ी थी लेकिन वो फिर भी किसी एक स्पार्टन को भी मार नहीं पाई। अब ये खबर पर्शिया के राजा जर्क्सिस के पास पहुँचती है जिससे कि वो बहुत प्रभावित होता है और अगले दिन स्पेशली लियोनाइडस से मिलने के लिए जंग के मैदान में आता है। यहाँ जर्क्सिस लियोनाइडस को अपने साथ आने के लिए बोलता है और उसे तरह तरह के लालच भी देता है। इसके बाद लियोनाइडस से कहता है कि अगर तुम मेरी तरफ आ जाओ तो मैं तुम्हें पूरे ग्रीक का सरदार बना दूंगा। लेकिन शायद जर्क्सिस अभी स्पार्टन्स को हल्के में ले रहा था और इसके बाद लियोनाइडस उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, जिसके बाद जर्क्सिस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके अगले दिन जर्क्सिस एशिया की सबसे खतरनाक सेना को स्पार्टन के सामने लड़ने के लिए भेजता है, लेकिन यहाँ लियोनाइडस भी पूरी तैयारी के साथ उनका इंतजार कर रहा होता है। दरअसल लियोनाइडस ने यहाँ पर्शिया के मरे हुए सैनिकों की लाशों से एक बहुत बड़ी दीवार बनाई होती है जिसके बारे में इन्हें नहीं पता होता। जैसे ये खुखार सैनिक उनकी तरफ बढ़ते हैं, स्पार्टन्स उस दीवार को धकेल देते हैं जिससे कि ये सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एक बहुत भयंकर युद्ध देखने को मिलता है। इस अविनाशी सेना में एक खूंखार दानव होता है जो कि स्पार्टन्स पर टूट पड़ता है। इसके बाद इस दानव का मुकाबला लियोनाइडस से होता है और ये लियोनाइडस को बहुत हद तक जख्मी कर देता है, लेकिन लियोनाइडस अपनी सूझबूझता के साथ इसका गला काट देता है। इसके बाद लियोनाइडस आर्केडियंस को हमला करने का आदेश देता है, जिसके बाद आर्केडियंस भी उन सभी पर टूट पड़ते हैं। अब ये दोनों सेनाएं मिलकर इस सेना को भी ख़त्म कर देते हैं। जर्क्सिस ये देख के बहुत हैरान था और उसे अब स्पार्टन से डर लगने लग गया था। अब अगले दिन एक और बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसमें कि एक गेंडा इनकी तरफ बढ़ता आ रहा होता है, लेकिन वो भी स्पार्टन्स के आगे एक ही वार में उनके कदमों में गिर जाता है। अब जर्क्सिस ने जादू का सहारा लिया होता है जिससे कि वो जादुई सेना इन पर आग के गोलों से वार कर रही थी, पर यहाँ भी उनकी एक नहीं चली और यहाँ भी स्पार्टन्स ने उनको धूल चटा दी होती है। इस बार उसने भारत से आए जंगली हाथियों को युद्ध में भेजने का फैसला लिया, लेकिन ये भी एक जल्दबाजी का फैसला रहा क्योंकि जिस रास्ते से उन जंगली हाथियों को भेजा गया था वो एक पहाड़ की चोटी पर था, जिससे कि स्पार्टन ने उन हाथियों को वहां से नीचे धकेल दिया और हमेशा की तरह जर्क्सिस की इस रणनीति पर भी स्पार्टन्स ने पानी फेर दिया। यहाँ स्पार्टन्स को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अगली लड़ाई में उनके कप्तान का बेटा शहीद हो जाता है, जिसके बाद कप्तान अपना आपा खो देता है और दुश्मन सेना की खून का प्यासा हो जाता है। ये पहला ऐसा दिन होता है जिस दिन स्पार्टन्स ने कोई जश्न नहीं मनाया होता। इधर एफिल्टीज स्पार्टा के साथ गद्दारी करता है और जर्क्सिस को उस दूसरे द्वार के बारे में बता देता है जिसके बारे में उसे नहीं पता होता। जर्क्सिस ये खबर सुनकर उसे बहुत सारा पैसा और लड़कियां देता है। इसके बाद वो जर्क्सिस के कदमों में गिर जाता है। यहाँ रानी गोर्गो स्पार्टन सेना को युद्ध में भेजने के लिए थेरोन से बात करती है, पर थेरोन पहले से ही जर्क्सिस के साथ मिला हुआ होता है और वो इसके लिए रानी गोर्गो से फिजिकली रिलेशन बनाने की डिमांड करता है। रानी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उसको उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। यहाँ स्पार्टन्स को यह पता चल चुका होता है कि एफिल्टीज ने उनके साथ धोखा करके जर्क्सिस को स्पार्टा जाने का दूसरा द्वार बता दिया होता है, जिससे कि अब जर्क्सिस की सेना इनको दोनों तरफ से घेर सकती है। ये बात सुनकर आर्केडियंस युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाते हैं
पर वो 300 सैनिक अभी भी अपने राजा के साथ मरने के लिए तैयार होते हैं। अब राजा लियोनाइडस अपने एक सैनिक डीलियस को वापस स्पार्टा जाने का हुक्म देता है। यहाँ लियोनाइडस उन्हें कहता है कि तुम वापस जाकर सबको हमारे बारे में बताना और हमारी जीत की दास्तान सबको बताना। लियोनाइडस ने यहाँ रानी के लिए अपना हार वापस कर देता है जो कि रानी ने उसे आते समय दिया था। डीलियस कई स्पार्टन्स को लेकर वापस चला जाता है और राजा के पास अब कुछ मुट्ठी भर सैनिक ही रह जाते हैं। इसी दिन रानी गोर्गो संसद में आती है और उन सभी को बताती है कि राजा लियोनाइडस अपने 300 साथियों के साथ युद्ध में उनके और उनके पूरे स्पार्टा के लिए लड़ाई कर रहे हैं। रानी यहाँ सबसे कहती है कि उनको राजा की हिफाजत के लिए स्पार्टा की फौज को युद्ध में भेजना होगा, लेकिन थेरोन यहाँ अपनी गद्दारी फिर से साबित करता है और वो सभी सांसदों को रानी की बात ना मानने को कहता है। यहाँ वो सबको ये बताता है कि रानी ने उसे युद्ध में सेना ना भेजने के लिए अपने साथ फिजिकली रिलेशन बनाने के लिए लालच दी है। ये सुनकर रानी गुस्से में आकर तलवार से थेरोन को वहीं मार देती है। इसके बाद जैसे ही थेरोन जमीन पर गिरता है उस वक्त उसके पास जो सोने के सिक्के होते हैं वो भी गिर जाते हैं जो कि पर्शियन करेंसी होती है। यह देख सभी सांसद इसको गद्दार घोषित कर देते हैं और पर्शिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर एफिएल्टीज ने पर्शियन सेना को वो दूसरा रास्ता बता दिया होता है और अब पर्शियन सेना ने स्पार्टन्स को दोनों तरफ से घेर लिया होता है। फिर जर्क्सीस का एक दूत जो कि उन मुट्ठी भर स्पार्टन्स और राजा लियोनाइडस को लालच देने की कोशिश करता है, वो राजा लियोनाइडस को कहता है कि तुम्हें पूरे ग्रीक का सरदार बना दिया जाएगा, बदले में तुम्हें सिर्फ जर्क्सीस की अधीनता को स्वीकार करना होगा और शहंशाह जर्क्सीस को अपना राजा मानना होगा। अब एफिएल्टीज भी राजा को कहता है कि तुम इनकी बात मानकर अपनी और अपने साथियों की जान बचा लो। अब राजा लियोनाइडस को वो रात याद आ रही होती है जिस दिन वो एक भूखे भेड़िए के सामने अकेला खड़ा होता है, लेकिन यहाँ राजा बहुत शांति से अपना कवच उतार कर फेंक देता है। इसके बाद वो अपनी ढाल और अपने भाले को भी फेंक देता है और अब वो यहाँ अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। यहाँ उसे अपनी रानी की भी याद आती है जिससे वो बहुत प्यार करता है। अब जब सभी ये सोच रहे होते हैं कि लियोनाइडस ने हार मान ली है, तभी राजा अपने एक साथी को आवाज़ लगाता है और वो उन ढालों के बीच से निकलकर उस दूत की छाती में अपने भाले से उसको मौत के घाट उतार देता है। अब जर्क्सीस इन सभी को ख़त्म करने का आदेश दे देता है। इसके बाद राजा अपना भाला उठाता है और उसे जर्क्सीस की तरफ फेंकता है। दरअसल राजा उसके सामने झुका नहीं था, बल्कि वो बेचैन था, जिससे कि उसने अपना कवच उतार लिया था ताकि वो दूर तक देख सके, और उसने अपनी ढाल इसलिए फेंक दी थी ताकि उसे भाले से दूर तक निशाना लगाने में कोई परेशानी ना हो। अब राजा लियोनाइडस का भाला जर्क्सीस की तरफ बढ़ता है और वो उसके गाल के 2 हिस्से कर देता है। यहाँ जर्क्सीस अपने हाथ में अपना खून देखकर इतना डर जाता है कि शायद इतना खौफ उसे आज से पहले किसी का ना हो। यह देखकर लियोनाइडस दूर से मुस्कुराता है, क्योंकि लियोनाइडस को यह पता होता है कि वो जर्क्सीस से नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी उसने यहाँ उसके मन में एक डर पैदा कर दिया होता है। अब यहाँ मुट्ठी भर बचे हुए स्पार्टन्स एक एक करके शहीद हो जाते हैं। अब जर्क्सीस की सेना के लाखों तीर आसमान से राजा लियोनाइडस की तरफ आते हैं, जिसके बाद राजा लियोनाइडस और बाकी बचे हुए स्पार्टन्स उसमें शहीद हो जाते हैं। इसके बाद डीलियस रानी को उसका हार वापस करते हैं, जिससे रानी समझ जाती है कि राजा लियोनाइडस अब शहीद हो गए हैं। अब मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि डीलियस अपने साथ 10,000 स्पार्टन्स को राजा लियोनाइडस की वीरता के बारे में बता रहे होते हैं, जिसके सामने जर्क्सीस की एक विशाल सेना होती है। डीलियस इनको ये बताता है कि इनको अभी भी राजा लियोनाइडस और उनके 300 साथियों का खौफ है, क्योंकि ये अभी भी उनकी तलवारों का कहर नहीं भूले हैं। इसके बाद ये सब जर्क्सीस की सेना पर आक्रमण कर देते हैं और यहाँ ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।